नमस्कार दोस्तों, देखते हैं आज के करंट अफेयर्स में क्या क्या है। कल यानी 8 मई को दो महत्वपूर्ण दिवसों के रूप में सेलिब्रेट किया गया। एक रेड क्रॉस डे, दूसरा थैलेसीमिया डे। दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। देखिए, रेड क्रॉस एक संस्था भी है जिसकी स्थापना 1863 में की गई थी और इसके जो संस्थापक हैं हेनरी डुनांट। देखिए, इस संस्था के स्थापना के पीछे एक कहानी है, मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। सेल्फारिनो नाम का एक युद्ध हुआ जिसमें एक दिन में 40,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। उसके बाद इसके जो संस्थापक हैं हेनरी डुनांट, उन्होंने विचार किया कि ऐसी बहुत सारी आपदाएं, युद्ध और बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं जिनमें लोगों की मेडिकल एड की ज़रूरत होती है। उसी के मद्देनज़र इन्होंने एक आइडिया दिया। उस आइडिया पे विचार करने के लिए एक पैनल बनाया गया। वो पैनल था जेनेवा वेलफेयर सोसाइटी का, जिसके 5 सदस्य थे। बाद में अप्रूवल हुआ और इस संस्था का निर्माण हुआ। देखिए, इस संस्था ने कार्य बहुत बेहतर किए। इसका प्रमाण ये है कि नोबेल पीस प्राइज़ जो पहला दिया गया वो इस संस्था के संस्थापक हेनरी डुनांट को दिया गया और वो दिया गया 1901 में। तो इससे आप महत्व समझ सकते हैं रेड क्रॉस सोसाइटी का। ठीक है, रेड क्रॉस जो है उसमें इस तरीके का इसका सिंबॉलिक मार्क्स होता है। इसके अतिरिक्त भी होते हैं, रेड क्रॉस के अतिरिक्त रेड क्रिसेंट वगैरह सारी चीज़ें हैं। तो ये रहा। अब इसको सेलिब्रेट क्यों किया जाता है इसको मैं बता दूं। जो इसके वॉलंटियर्स हैं, ऑलमोस्ट 97 मिलियन जो हैं वो वॉलंटियर हैं, 97 हैं। तो उनको, उनके योगदान को याद करने के लिए इस दिन को आयोजित किया जाता है। अब अगला दिवस है थैलेसीमिया। देखिए, एक डिजीज़ है ये, जो कि एक तरीके से जेनेटिक डिजीज़ है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो कम हो जाता है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता क्यों कम है? क्योंकि जब भी हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी बॉडी में, तो उसके बाद जो है ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाएगा। आरबी यानी हीमोग्लोबिन, ये जब कम होगा तो ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाएगा, थकान होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, ये सब सारी समस्या होती हैं। इसी के मद्देनज़र प्रतिवर्ष 8 मई को थैलेसीमिया डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इससे एक जागरण पैदा होता है। जो ब्लड से रिलेटेड समस्याएं हैं, ब्लड की कमी, उन सब के प्रति जागरण किया जाता है। ब्लड की कमी के लिए रोग होता है एनीमिया, आप जानते हैं। अब देखिए, इससे कई चीज़ें आपकी कवर होती हैं। ये तो करंट अफेयर्स का इम्पॉर्टेंट डे था, और जो आप डिजीज और उनसे संबंधित फैक्ट जो पढ़ते हैं वो भी यहाँ पे आपका कवर हो गया। बढ़ते हैं आगे। यूपी देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसके सभी ज़िले, आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में कुल 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, उन सभी के जो जिला के जो अस्पताल हैं वहाँ पे वेंटिलेटर युक्त बेड अवेलेबल है। तो ऐसा होने वाला देश का पहला स्टेट बन गया है उत्तर प्रदेश। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि कोरोना से संबंधित जो लड़ाई है उसमें काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि वेंटिलेटर्स की आवश्यकता बहुत पड़ती है जब संक्रमित व्यक्ति या तो ज़्यादा उम्र का हो या तो उसे और किसी जो है विकार से वो युक्त हो, तब ज़्यादा समस्या हो जाती है, उसको ज़रूरत पड़ती है वेंटिलेटर की। अभी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था एक आयुष कवच मोबाइल ऐप भी उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है, जो कि इम्यूनिटी को बूस्ट करने संबंधित सूचनाएं प्रदान करेगा। बात यूपी की चल रही है तो एकदम फटाफट यूपी के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, डिफेंस एक्सपो इस बार का उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित किया गया था। आपको पता है लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और लखनऊ में ही है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। और ये मेडिकल यूनिवर्सिटी देश का पहला ऐसा सरकारी संस्थान बन गया है जिसने प्लाज्मा थेरेपी प्रारंभ किया। अन्नपूर्णा पोर्टल अभी यूपी ने लॉन्च किया था, और नीति आयोग की जो महत्वाकांक्षी जिलों की सूची जारी हुई थी उसमें पहला स्थान उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले को प्राप्त हुआ था। इसके अतिरिक्त अभी हाथी अस्पताल, हाथी जल चिकित्सालय स्टेबल किया जा रहा है मथुरा में।
और नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी जो स्टेबल की जानी है वो ग्रेटर नोएडा में होगा। ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी जो इस्टेब्लिशमेंट का काम चल रहा है वो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। अशफाक उल्लाह चिड़ियाघर अभी चर्चा में रहा जो कि गोरखपुर में है। और उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में वर्चुअल कोर्ट को प्रारंभ किया है। ठीक है। अब यूएनईपी जो है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसकी गुडविल एम्बेसडर रही हैं दिया मिर्जा जो भारतीय एक्ट्रेस हैं। उनके कार्यकाल को 2022 तक एक्सटेंड कर दिया है। देखिए, गुडविल एम्बेसडर की बात चल रही है तो अभी जो टोक्यो ओलंपिक होना था उसके गुडविल एम्बेसडर भारत के सौरभ गांगुली जो बीसीसीआई चेयरपर्सन हैं उनको नियुक्त किया गया था। अब यूएनईपी जो है वो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है। हेडक्वार्टर इसका नैरोबी में है, केनिया में। और जो चेयरपर्सन है इसके वो एंडरसन है। ठीक है। इसका काम क्या है? ये रिस्पॉन्सिबल है जो एनवायरनमेंट से संबंधित यूनाइटेड नेशन के प्रोग्राम हैं, एक्टिविटीज़ हैं, असिस्टेंस है, उन सब को ये कोऑर्डिनेट करना, असिस्ट करना, ये सब सारे काम इसके हैं। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। भारत स्टडी काउंसिल, अगर चैनल पे आप नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। एक रिक्वेस्ट मेरा है, अगर मेरे द्वारा चलाई गई करंट अफेयर्स की सीरीज़, जीएस की सीरीज़ से आपको लाभ पहुंच रहा है, आपको लगता है कि ये सीरीज़ कंटिन्यू रहे, सारी चीज़ें आपके लिए लाभप्रद हैं, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर किया करें वीडियो को, ताकि थोड़ा सा मदद मेरी भी मिल जाए चैनल को आगे बढ़ाने में और इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने में। अगर आपको इससे फ़ायदा मिल रहा हो तो ज़रूर ऐसा करें, इससे मेरी काफ़ी हेल्प होगी। ठीक है। क्योंकि देखिए, ये काम करने का सिंपली एक ही मोटो है, थोड़ा सा मोटिवेशन और थोड़ा सा जो मेरे पास है वो मैं आप सब तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। और एक प्रयास ये भी रहता है कि जिस तरीके से करंट को पढ़ना चाहिए या जिस तरीके से कोरिलेट करना चाहिए चीज़ों को, वो आप करते रहें, आपके एग्ज़ाम में कोई समस्या ना हो। तो प्लीज़, मैं आपकी मदद के लिए इतना मेहनत करता हूं, तो आप भी मेरा सपोर्ट ज़रूर करें। बढ़ते हैं आगे। देखिए, एक रिपोर्ट आई है IAMAI की। इस रिपोर्ट में जो इंटरनेट यूज़र होते हैं उनसे संबंधित प्रकाशित की जाती हैं बातें। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग का मिस्टेक है। ये है जो गांवों में कुल इंटरनेट यूज़र हैं उनकी संख्या है 227 मिलियन। ठीक है। जो कि अभी शहरी क्षेत्रों से ज़्यादा हो गई है। शहरी क्षेत्रों में है कुल 205 मिलियन। तो अभी आप समझ सकते हैं कि इंटरनेट का यूज़ जो है वो गाँवों की तरफ मूव कर रहा है। वैसे भी भारत डिजिटल हो रहा है और कोविड-19 के इफ़ेक्ट में तो ज़्यादा ही डिजिटल हो रहा है। वंदे भारत मिशन, देखिए ये एक मिशन है जिसमें कुल 11 देशों के नागरिकों को जो भारत के व्यक्ति हैं और विदेशों में फंसे हैं उनको भारत लाने का प्रयास किया जाएगा। वो नागरिक भारत के हैं, विदेशों के नहीं हैं, किसी अन्य देश के नहीं हैं, उनको भारत में वापस लाया जाएगा। इसमें कुल 64 उड़ानें जाएंगी अलग अलग देशों में और कुल जो देश हैं वो 11 हैं, जहां ये 64 उड़ानों के माध्यम से 7 मई से 13 मई तक भारत के नागरिकों को जो विदेश में फंसे हुए हैं उनको वापस लाया जाएगा। देखिए, इसी तरीके की एक और अभियान की चर्चा आप सुने होंगे, समुद्र सेतु अभियान। वो भी जल मार्ग द्वारा जो विदेश में फंसे हुए लोग हैं उनको वापस लिए जाने के लिए है। और उसमें 2 जहाज़ जो चलाए गए हैं उनका नाम आपको ज़रूर याद रखना चाहिए, जिनमें एक का नाम है जलस्वा और दूसरे का मगध है। तो ये ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आपको पता होगा कि स्टारीन गैस का भी रिसाव हुआ, 11 लोगों की मृत्यु हो गई और हज़ारों लोग अभी हॉस्पिटलाइज हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। तो इस गैस के कई नाम हैं, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और इस गैस का जो नेचर है वो हाईली इन्फ्लेमेबल है, काफ़ी ज्वलनशील है और जहरीली है ये। ठीक है। इसका प्रयोग जो होता है वो प्लास्टिक इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में किया जाता है। और इसके अन्य नाम जो हैं इथाइल बेंजीन या मिथाइल बेंजीन, उसके अतिरिक्त इसका एक और नाम है वो है फिनाइल बेंजीन। तो इतनी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा।
विनाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, फिनाइल बेंजीन और स्टायरीन गैस। ये सारे नाम इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, दोबारा इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि निम्नलिखित में से कौन सा नाम स्टायरीन गैस के लिए प्रयोग नहीं किया जाता, ये आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, अभी जब ये गैस रिसाव की बात कर रही है तो मस्तिष्क में एक और गैस रिसाव जो काफ़ी लंबे समय से आपके दिमाग में रहता होगा, जब तैयारी आप प्रारंभ करते होंगे तभी से, वो है भोपाल गैस त्रासदी, जिसमें जो गैस लीक हुआ था वो था मिसाइल आइसोसाइनाइड। और 1984 की एक घटना है, 2 से 3 दिसंबर की मध्य रात्रि में वो लीकेज हुआ था। बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई। अभी उस पर जो मुकदमा है वो चल ही रहा है, लीगल चीज़ें जो हैं वो अपनी जगह है। गैस लीकेज की बात थी तो मैंने आपको वो भी रिवाइज करा दिया। देखिए, लॉन्ग मार्च 5B ये एक चीन की महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें एक रॉकेट लॉन्च हुआ जो सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है अभी। और भविष्य में जो स्पेस प्रोग्राम्स हैं चीन के, उसमें ये मदद करेगा अंतरिक्ष स्टेशनों की स्थापना, अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में ले जाना, ये सब इसका काम रहेगा। 2 तरीके से पूछा जा सकता है, एक तो ये स्पेस प्रोग्राम से संबंधित है, इसके लिए ऑप्शन में आपसे आ सकता है। दूसरा, लॉन्ग मार्च 5B किस देश से संबंधित है, तो वो चीन से संबंधित है। तो सारी चीज़ों को रखिएगा ध्यान में। बढ़ते हैं आगे। तमिलनाडु सरकार ने अभी सेवानिवृत्ति की जो उम्र है उसको 1 साल बढ़ा के 59 साल कर दिया है। ठीक है, क्योंकि अभी कोरोना वायरस के प्रभाव में नियुक्तियों से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं और सेवा की आवश्यकता है। और इसी के ठीक विपरीत पंजाब सरकार ने 60 वर्ष से जो रिटायरमेंट की एज है उसको कम करके 58 ईयर कर दिया है। ठीक है, तो ये दोनों में एडवर्ज रिलेशन है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये करंट अफेयर्स का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वो निवेदन एक बार फिर से करूँगा, प्लीज़ आप अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। धन्यवाद।